हेलो फ्रेंड, मैं तनरजीत ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरी नई टॉपिक है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कहते किसे हैं? जब पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तो उसमें जो होता है हलचल और मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर जाके लावा का रूप ले लेता है। तो इसके लिए ज्वालामुखी के लिए मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ। जैसे हम अक्सर रोटी बनाते रहते हैं, जो उसके ऊपर की पतली सी लेयर होती है उसमें कभी कभी छेद हो जाता है, तो सारा जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। उसी के प्रकार जो समझ लीजिए ज्वालामुखी भी है। तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक छिद्र है। ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक छिद्र है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसके माध्यम से लावा, राख, गैस, जलवाष्प आदि का निर्गमन यानी निकलता है। ज्वालामुखी के अंतर्गत मैग्मा के बाहर निकलने और ठंडा होने की प्रक्रिया भी शामिल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये ज्वालामुखी का मैंने एक फिगर बना लिया है, तो जिसमें से मैग्मा बाहर निकलता है, ये यानी ये वाली नली, इसको ज्वालामुखी नली कहते हैं। और ये ऊपरी भाग, इसको जिसमें लावा निकलता है ऊपरी भाग, इसको क्रेटर कहते हैं, क्रेटर झील। और यहाँ पे एक जब मैग्मा निकल जाता है बाहर तो एक गड्ढा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। तो जब अधिक समय तक इसमें वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो एक क्रेटर झील बन जाती है। यहाँ पे जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये झील बन जाएगी, तो उसी को क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्रेटर में वर्षा पानी जमा होने से क्रेटर झील बन जाती है। ठीक है, जैसे कि हम दो उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। उदाहरण है पहला लोनार झील, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। टिंटिकाका झील, ये पेरू और बोलिविया के बीच में पाया जाता है। कहाँ? पेरू और बोलिविया के बीच में पाया जाता है, और ये दक्षिणी अमेरिका में है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे चलती हूँ। फिर हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, यानी ज्वालामुखी कितने प्रकार की होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा जो है हमारा है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसमें से लावा, गैस, मैग्मा अक्सर यानी हमेशा सदैव निकलता रहता है। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसमें से कभी भी विस्फोट हो सकता है, यानी इसका कोई क्लियर नहीं है कि अभी होगा, ये कभी भी विस्फोट हो सकता है। तीसरा क्या है? मृत ज्वालामुखी, ये हजारों वर्षों से कोई इसमें विस्फोट नहीं हुआ होता है और ना ही विस्फोट होने की इसमें संभावना होती है, यानी इसमें ना कोई विस्फोट हुआ होता है और ना होने की भविष्य में संभावना रहती है। तो आगे पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी में कौन कौन से मुख्य ज्वालामुखी आते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी के कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी ले लिए हैं जो अनेक परीक्षाओं में पूछी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। वो जो वहाँ का देश है यानी इटली में जो ज्वालामुखी होती है वो है स्ट्रोम्बोली और एटना। ये 2 ज्वालामुखी इटली में पाई जाती हैं और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्ट्रोम्बोली है वो आप सभी लोग जानते हैं कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और सक्रिय ज्वालामुखी से हमेशा लावा, गैस, मैग्मा आदि निकलते रहते हैं, जिसके प्रकाश से ये इटली रात को भी प्रकाशित रहती है। तो दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो वो है इक्वेडोर। ठीक है, एक देश का नाम है इक्वेडोर, और यहाँ पे जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो है कोटोपैक्सी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है किस देश की? इक्वेडोर देश की। ठीक है, और इसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहते हैं। अब भाई ये भी तो क्वेश्चन ही हुआ ना कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो कहते ही हैं कोटोपैक्सी को। पर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंडीज पर्वत पे स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत पे स्थित होने के कारण ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा है
अंटार्कटिका, देश है अंटार्कटिका। और यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो है माउंट इरेबस। और ये अंटार्कटिका की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है माउंट इरेबस। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की बात आती है। अब भारत में देखते हैं कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो है बैरन द्वीप। ठीक है, ये एकमात्र ज्वालामुखी है जो भारत में पाई जाती है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अंडमान निकोबार में है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ठीक है दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे है सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी में को देख लेते हैं कौन इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है। चलिए देखते हैं। इटली एक देश है, वहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो है विसुवियस। क्या है? विसुवियस। तो आगे चलते हैं। दूसरा है जापान में जो होता है ज्वालामुखी वो है फ्यूजियामा। क्या है? फ्यूजियामा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। ये एक देश है और यहाँ पे जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो है क्राकातोआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपने भारत की बात करते हैं। अब इम्पोर्टेंट है ना, अपने भारत के में रह के भारत की बात ना जाने। तो ठीक है, चलते हैं। भारत एक देश है, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो है नारकोंडम और ये अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। यानी तो सक्रिय ज्वालामुखी भी है और सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये दोनों अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, ये इक्वेडोर एक देश है, यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो है चिम्बाराजू। क्या है? चिम्बाराजू। ये एक मृत ज्वालामुखी है। कैसे ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी, यानी जिसकी संभावना हुई नहीं है पहले और आगे भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है ज्वालामुखी आने की। दूसरे नंबर पे मृत ज्वालामुखी में देखते हैं वो है म्यांमार। यहाँ पे जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो है पोपा। क्या है? पोपा। तीसरे नंबर पे है ईरान एक देश है और यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो है देमबंद और कोसुल्तान। क्या है? देमबंद और कोसुल्तान। तो धन्यवाद दोस्तों। मुझे प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।